हेलो, गुड नून। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। हमारे स्वस्थ रहो मस्त रहो कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम अपने इस खास शो में बात करेंगे मांसपेशियों में दर्द के बारे में। मांसपेशियों में दर्द या मालैया किसी चोट, संक्रमण, बीमारी या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या का संकेत होता है। आपको काफी गहरा या लगातार दर्द होता है, अचानक से वो दर्द तेज हो जाता है, आप महसूस कर सकते हैं। कुछ लोगों को पूरे शरीर में मांसपेशियों में दर्द होता रहता है, जबकि अन्य को ये विशिष्ट क्षेत्रों में ही होता है। हर व्यक्ति की मांसपेशियों में दर्द का अनुभव अलग अलग तरीके से किया जाता है और इसी मुद्दे पर आज स्वस्थ रहो मस्त रहो में एक्सपर्ट पैनल के साथ बातचीत करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे। आप भी हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, 0120312811 पर आप कॉल करके अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर अजय पोपली हैं हमारे साथ, स्पाइन सर्जन हैं, जुड़ गए हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक का फोर्टिस हॉस्पिटल के, जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले डॉक्टर अजय, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बॉडी में पेन होना, पैरों में दर्द होना, लिगामेंट टियर हो जाना, किसी भी वेन्स में आपको पेन होना, वर्टिगो होना, ये सब क्या दर्शाता है? आपकी बॉडी कब वो साइन देती है कि आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है? गुड आफ्टरनून मैम, सुन पा रहे हैं आप मेरे को? यस यस। क्या आपने काफ़ी सारे सवाल एक साथ पूछ लिए मेरे से, थोड़े थोड़े हम इसको सेग्रीगेट करेंगे। जैसा कि आपने पूछा कि मांसपेशियों में दर्द किस वजह से होता है। मांसपेशियों में दर्द होने के कई कारण हैं। पहली चीज़ ये है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अगर शरीर में कोई है, किसी भी प्रकार की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, खाना पीना ठीक नहीं है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी, लैक ऑफ विटामिन डी इन द बॉडी, लैक ऑफ विटामिन B12 इन द बॉडी, ये सब मांसपेशियों में दर्द कॉज करता है। दूसरा, आपने मेरे से पूछा कि लिगामेंट टियर और लिगामेंट इंजरी, ये मैडम बहुत ज़्यादा कॉमन है यंग इंडिविजुअल्स में, यंग एक्टिव इंडिविजुअल्स में स्पेशली। वैसे लिगामेंट की इंजरीज को हम स्पोर्ट्स इंजरी मानते हैं क्योंकि स्पोर्ट्समैन में ज़्यादा कॉमन होती है, बट आजकल लोग एक्सरसाइज वगैरह प्रॉपर नहीं करते और कई बार रैंडमली एक्सरसाइज शुरू करते हैं बिना वार्म अप किए बॉडी को, तो कई बार लिगामेंट टियर होने का डर रहता है। साथ के साथ किसी प्रकार की चोट लगना, एक्सीडेंट होना या फिर झटका लगना या गलत तरीके से पैर मुड़ जाना, ये सब चीज़ें लिगामेंट इंजरी को कॉज करती हैं लोअर बॉडी में। और स्पोर्ट्स, जैसे कोई स्पोर्ट्स खेलता है, बिना वार्म अप के स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर दिया, उससे भी लिगामेंट इंजरी होने का डर रहता है। तीसरा, आपने मेरे से पूछा वर्टाइगो। वर्टाइगो मैम इस स्पिनिंग ऑफ द हेड, ऐसा चक्कर आना, घूमेर पड़ना या ऐसा लगना कि पूरी दुनिया मेरे सिर के आगे घूम रही है। इसके दो वजह होती हैं। पहली वजह इसकी एक ENT रिलेटेड होती है, जो कान नाक गले से रिलेटेड होती है, हमारे मिडल ईयर से। एक सबसे कॉमन रीज़न तो वो है, और दूसरा जो कॉमन रीज़न है वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। कई बार सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से भी वर्टाइगो होता है। गर्दन नीचे झुकाने पे या गर्दन एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन चेंज करने में चक्कर आते हैं, और इसका कारण है गर्दन की मांसपेशियां और गर्दन की हड्डियों में कमजोरी। ठीक है डॉक्टर कौशल, क्योंकि देखिए मैंने कई ऐसे वर्कआउट करते हुए लोगों को देखा है, जब इनिशियली वो वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं उनकी मसल्स में अचानक से पेन होता है, मसल गेन भी होता है, वो जिम छोड़ देते हैं, उसके बाद वो बॉडी अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर में आ जाती है। बट फॉर दोज जो वर्कआउट नहीं करते हैं, वो अपनी मसल्स का कैसे ख्याल रख सकते हैं? अपार्ट फ्रॉम डाइट, कौन सी ऐसी फिजिकल एक्सरसाइज है, क्या वॉकिंग, रनिंग हमारे मसल्स को तंदुरुस्त रख सकती है, या हमें कोई वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज ही करनी होगी? आज के समय के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग। ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब है कि एज फास्ट एज यू कैन वॉक। हर इंडिविजुअल की ब्रिस्क वॉकिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। आपको किसी से कंपटीशन नहीं करना है, आप डिसाइड कीजिए कि आप कितना फास्टेस्ट वॉक कर सकते हैं। वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। अगर कोई नहीं कर रहा है, उसको लगता है कि उसको अपनी मसल बिल्डिंग करनी, तो सबसे पहले वो स्टार्ट कर सकता है वॉकिंग। 3-4 वीक्स की वॉकिंग करने के, वॉकिंग का मतलब मेरा ब्रिस्क वॉकिंग है, घूमने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं तेज चलने की बात कर रहा हूँ। तेज चलने का मतलब है करीब करीब 6 से 7 मिनट में करीब 1 किलोमीटर आदमी चल सकता है। तो अगर 10 मिनट से कम में 1 किलोमीटर आप चल रहे हैं और 5 किलोमीटर रोज वॉक कर रहे हैं,
ग्रेजुअली जब आपको लगे कि आपकी बॉडी फिट हो गई है, टोन्ड अप हो गई है, देन आप जॉगिंग शुरू कर सकते हैं एंड रनिंग। अगर सिर्फ एक एक्सरसाइज किसी को करना है तो बेस्ट एक्सरसाइज है रनिंग। रनिंग भी उस पे करना है जो आजकल फैशन में वो पत्थर के ट्रैक बन गए हैं, उस पे नहीं करना है, मिट्टी पे करना है या घास के मैदान पे करना है। अगर आप रनिंग कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपके पास और कुछ करने का समय नहीं है, तो फर्स्ट अगर कोई एक्सरसाइज है तो रनिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। ओके डॉक्टर अजय, मेरे पीसीआर में कई सारे लोग जुड़े हुए हैं। उनमें से मुझे एक सवाल आया है कि उनका वो गिर गए थे कुछ समय पहले, उनको फ्रैक्चर हुआ था। उसके बाद उसको मेरे ख्याल से 6 मंथ हो चुका है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन अब भी उनको दर्द होता है। क्या रीज़न है? और मुझे लगता है ये कई लोगों का सवाल रहा है जिनको फ्रैक्चर हुआ है, लिगामेंट टियर इनफैक्ट अगर एंकल में हुआ है, वो रिकवर तो कर जाते हैं लेकिन उसका पेन उनको काफ़ी लंबे समय तक रहता है। ऐसा क्यों होता है और इसका समाधान क्या है, क्या ऑल्टरनेटिव है? देखिए, कोई भी हड्डी को जोड़ने में अगर किसी को, ये सवाल किसके लिए था? ये मेरे पीसीआर से मुझसे एक शख्स ने सवाल नहीं नहीं, पूछा है। मतलब डॉक्टर पोपली से था या मुझसे था नहीं नहीं, आप इसलिए? बता सकते हैं, आप बता सकते हैं डॉक्टर ठीक। क्वेश्चन। देखिए, अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ है तो उसको पूरी तरह से रिकवर करने में मिनिमम टाइम ड्यूरेशन इज 1 ईयर, क्योंकि हड्डी को जोड़ करके मैच्योर होने में पूरा समय लगता है 1 साल का। 1 साल इज मिनिमम टाइम। तो उस समय तक थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट, थोड़ी बहुत चलने पे स्वेलिंग, थोड़ा बहुत आपको अजीब सा लगना, वहां पे ठंडा गर्म लगना, ये जो अल्टर्ड सेंसेशन की फीलिंग होना, ये बड़ी कॉमन सी फाइंडिंग है। स्पेशली जब आप एयर कंडीशन में बैठते हैं, जब आप विंटर्स का समय आता है, या जब आप कहते हैं कि बारिश होने वाली है। जैसे गांव में कहा जाता था कि जब हड्डी की चोट तब दर्द करती जब पूर्वा हवा चलती है। तो ये सारे फैक्ट हैं, ऐसा होता है। लेकिन किसी को भी अगर बोनी इंजरी है जिसमें फ्रैक्चर हुआ है तो उसका रिकवरी टाइम 1 साल का है। और इसको याद रखने का और जानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो वो चलना कब शुरू करता है? 1 साल पे। यानी कि हड्डियां मैच्योर होकर के बॉडी का वेट लेने में सक्षम तभी होती है जब 1 साल लगता है। अगर बच्चे को 1 साल लगता है तो आपको उससे ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन उससे परेशान नहीं होना है। अगर कोई भी तकलीफ डे बाय डे, जैसे जैसे समय पास होता जा रहा है, वो रिड्यूसिंग ट्रेंड में है, तो इसका मतलब आप इम्प्रूविंग पाथ पे हैं। ठीक है, हमारे साथ ओके। एक कॉलर भी हैं, आशा जी जुड़ गई हैं यूपी से। आशा जी, आप अपना सवाल रख सकती हैं। जी सर। जी सर, नमस्ते सर। हम अम्बेडकर नगर से बोल रहे हैं सर। मेरी रीढ़ की हड्डी में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, ज़्यादा बैठने से या थोड़ा काम करने से और ज़्यादा चलने से मुझे बहुत दिक्कत होती है। डॉक्टर अजय, चलने में बैठने में इनको दिक्कत होती है, स्पाइन से जुड़ी इनकी समस्या है, क्या समाधान है? डॉक्टर अजय। मैम, चलने पे बैठने पे, हाँ मैम, सुन पा रहे हैं आप? जी मैम? जी जी, बताइए सर। मैम, जिस तरीके से इन्होंने बड़ा वेग सा सिम्टम बताया कि चलने पे और बैठने पे इनको दर्द है, तो पहली चीज़ तो ये है कि एक तो इनसे ये पूछना है कि इनका बॉडी वेट कितना है, और एज और एसोसिएटेड कोई और बीमारी जैसे थायराइड की या शुगर वगैरह की बीमारी तो नहीं है इन्हें। आशा जी अगर जुड़ी हैं तो क्या आप हमें अपना वेट बता सकती हैं आशा जी? तो है 80 किलो है। 80 kgs। आपकी एज क्या है आशा जी? मेरी 51। 51 ईयर्स ऑफ ओल्ड एंड 80 kilograms। और कोई मैम आपको प्रॉब्लम है, थायराइड, आर्थराइटिस, एनी प्रॉब्लम? मरिया था तो मुझे रीढ़ की हड्डी से पानी की जांच हुई थी, तो उसके बाद मुझे मेनिंजाइटिस हो गया। उसके बाद ये दिक्कत चल रही है, मुझे कंटिन्यू चल रही है। डॉक्टर अजय, आपने सुना होगा रीढ़ की हड्डी में उनको प्रॉब्लम है, उसकी जांच भी हुई थी और ये प्रॉब्लम कॉन्टिन्यूअस चल रही है। 51 ईयर्स। मैम 51 है इनकी एज, वेट 80 केजीज है, तो थोड़ा सा हाइट इंडिया में आपको भी मालूम है एक एवरेज हाइट 5 फुट 2 इंच से ज़्यादा लेडीज़ की नहीं है, मैं समझता हूँ। तो अगर हम हाइट और इनके वेट को देखें तो ये थोड़ा सा ओवरवेट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि एक्सरसाइज ना प्रॉपरली करना। एक बार शरीर में कैल्शियम विटामिन डी की इनको जांच करानी चाहिए। अगर वो विटामिन डी कम है तो इनको सप्लीमेंट लेना चाहिए। थोड़ा वर्जिश करके अपना वेट कम करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, जैसा कि डॉक्टर कौशल ने बताया। ब्रिस्क वॉक इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। और जो भी फॉर द पॉइंट ऑफ मसल्स एंड फॉर द हार्ट ऑल्सो,
5 days a week, 45 minutes of brisk walk keeps all kind of musculoskeletal and heart problem away from the patient. बट डॉक्टर ये अजय ध्यान मेरा रखें। मेरा इसमें एक बाकी और अगर सवाल है। लगातार पेन बना हुआ है तो अपने यहाँ किसी स्पेशलिस्ट को दिखा के एक बार अपनी पूरी तरीके से जांच कराएं। ठीक है डॉक्टर अजय, लेकिन जिन लोगों को विटामिन डी का प्रॉब्लम होगा या कैल्शियम का प्रॉब्लम होगा, उनको ऑलरेडी अपनी बॉडी में फटीग होगा, उनको बॉडी में पेन की भी प्रॉब्लम होगी, वो चेकअप के लिए किसी अल्ट्रासाउंड तक के लिए जाएंगे, उनको बॉडी में पेन महसूस होगा। तो ऐसे में ऐसे लोग जो ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट हैं, वो क्या वॉक की उनमें इतनी एनर्जी होती है? और अगर नहीं होती है तो क्या पहले सप्लीमेंट्स लेकर वो अपनी बॉडी को डायरेक्शन में लाएं कि वो वॉक करे तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो? क्योंकि एक इंसान अगर जिसको डेफिशिएंसी है और जो बेडरिडन है, वो मेरे ख्याल से क्या वो एक्सरसाइज कर सकता है? क्या ब्रिस्क वॉकिंग भी उसके लिए जायज़ होगी? मैम देखिए, ऐसा है, चीज़ सब कुछ ग्रेजुअली करनी है, एकदम से नहीं कर सकते। तो ग्रेजुअली पहले तो अपने न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करें, और आजकल ओवर द काउंटर भी बहुत अच्छे सप्लीमेंट मिलते हैं जो आपकी बॉडी का कैल्शियम और विटामिन डी को नॉर्मल कर देते हैं। उसके बाद इफ़ यू स्टार्ट फीलिंग बेटर, यू कैन ग्रेजुअली स्टार्ट विद वॉकिंग। अगर वो इनिशियली ब्रिस्क वॉक नहीं कर सकते तो थोड़ा वॉक करें, थोड़ा स्ट्रेच करें, कम से कम अपने शरीर को हिलाएं थोड़ा सा। उसके बाद ग्रेजुअली उसके टेंडम को बढ़ा के इतना करें कि मांसपेशियां स्ट्रांग हो जाएं और न्यूट्रिशन पूरा जाके जो बॉडी के अंदर डेफिशिएंसीज हैं वो नॉर्मल हो जाएं, तो इनके पेन वगैरह कम हो जाएंगे। अच्छा बट यस, एज आई टोल्ड, अगर क्रॉनिक पेन बना हुआ है और ठीक नहीं हो रहा है तो फिर एटलीस्ट एक अपनी जांच एमआरआई या एक्सरे स्पाइन का करा के किसी स्पेशलिस्ट को मिले जो कि देखे कि कहीं अंदर कोई बीमारी या परेशानी तो नहीं है। अच्छा डॉक्टर कौशल, मैंने कई ऐसी मैं महिलाओं से मिली हूँ, कई होम मेकर्स को मैं ये जानती हूँ, अगर उनसे आप कभी भी एक्सरसाइज की बातें करें या फिटनेस की बातें करें तो वो इनको इस चीज़ से कंपेयर करते हैं कि घर के काम भी तो एक्सरसाइज है, हम इतनी देर खड़े होकर काम करते हैं, ये भी तो एक एक्सरसाइज का ही फॉर्मेट है। इज इट अ मिथ? और अगर ये मिथ है तो इससे दूर करना कितना ज़रूरी है कि क्या जो होम मेक काम होते हैं, आप चल रहे हो, आप घर सफाई कर रहे हो, आप झाड़ू पोछा बर्तन लगा रहे हो अपने घर में, क्या वो एक्सरसाइज के फॉर्म में देखा जाना चाहिए, या आपको फुल फ्लेजेड ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग या योगा या किसी भी फॉर्म की प्रोफेशनल एक्सरसाइज करनी चाहिए? देखिए, ये ट्रिकी सवाल है लेकिन जवाब देता हूँ। पहली चीज़ ये कि घर में काम करने का डेफिनेशन अलग अलग है। अगर आपके घर में काम वालियाँ लगी हुई हैं 4 ठो और उसके बाद आप काम करें, जिसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे। अगर आप एक टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास जिसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि कोई काम वाली रख सके, अगर आप सारे घर के काम कर रही हैं और आपके घर में सूरज की रोशनी आ रही है और आप ओवरवेट नहीं हैं, तो वो सफिशिएंट है। लेकिन ऐसा 99% नहीं होता है। घर में रहेंगे, आप ओवरवेट रहेंगे, आप ठीक है, आपने झाड़ू पोछा लगाया, आपने बर्तन धुले, आपने कपड़े साफ किए, आपने घर की सफाई की, इसको मैं फिजिकल एक्टिविटी मानता हूँ। लेकिन जो आपका एनर्जी इनटेक है, आप कितना खा रहे हैं और कितना एक्सपेंड कर रहे हैं, कुल मिलाकर के, जैसे डॉक्टर पोपली ने बताया कि एक आइडियल वेट के फॉर्म में आप हैं और आप घर का सारा काम कर रही हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी। आप क्रॉस चेक कीजिएगा, जो लेडीज़ घर में काम करती हैं और उनका वेट एक नॉर्मल बाउंड्रीज के अंदर है, या ये कहें कि हम 65 से 70 के बीच में है और हाइट 5+ है, तो वो फिट मानी जाएंगी, बशर्ते कि उनके घर में धूप आती हो। क्योंकि धूप अगर नहीं आएगी तो उनका विटामिन डी नहीं सिंथेसाइज होगा, जिसकी वजह से उनको बॉडी पेन, फटीग हो सकती है। तो इसलिए अगर वो घर का काम कर रही हैं, अपने हाथ से कर रही हैं और उनका वेट कंट्रोल्ड है, तो मुझे लगता है उनको जा करके रनिंग करना ये मैंडेटरी नहीं है, ये उनकी चॉइस हो सकती है। डॉक्टर कौशल, मेरे यहाँ तो जो मेड आती है उसके घर में भी एक मेड आती है उसका काम करने के लिए, तो ये इंडिया का मिडिल क्लास है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, बिकॉज टाइम्स हैव चेंज ना। तो मुझे लग रहा है कि यस तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप, इसीलिए मैंने बड़ा कैटेगोरिकली आंसर दिया। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, यहाँ पर होता है, लेकिन गांव में रहने वाली महिलाएं जो रहती हैं वो अपना काम करती हैं, वो कभी रनिंग के लिए नहीं जाती हैं, वो हमेशा घूंघट में रहती हैं। मोस्ट ऑफ द जगह बदल रहा है चीजें, लेकिन उनके घर इतने बड़े होते हैं, धूप लगती है, आंगन आता है, गाय भैंस होती है, इतना बड़ा अपना गांव में बहुत होते हैं मेरे ख्याल से कौशल जी, वहां पर बहुत हेल्प कराने के लिए आपको, यस, वो कल्चर यहाँ नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं,
तो Yes. ये हमारे मैंने कहा साथ ना, आपको इनपुट आउटपुट देखना पड़ेगा, आप कितना एनर्जी ले रहे हैं और कितना वर्कआउट कर रहे हैं। अगर वो बैलेंस्ड है तो आप कुछ करने की जरूरत नहीं, पर अगर आप ओवरवेट हैं तो उसको रिड्यूस करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और रिड्यूसिंग द एक्स्ट्रा कैलोरीज। ठीक है, हमारे साथ रोहित जी जुड़ गए हैं दिल्ली से। रोहित जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर कौशल जी से मेरा सवाल ये था। नमस्कार रोहित जी। अच्छा सर, नमस्कार सर। डॉक्टर कौशल जी से मेरा सवाल था और मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरी माता जी की जो हड्डियां हैं थोड़ी कमज़ोर हैं। वो पीछे गिरी थी तो उनको चोट लगी तो क्रैक आ गया है, तो अभी भी पेन बना हुआ है। प्लास्टर चढ़ा था कुछ टाइम पहले, दो महीने के लिए। तो अब उनको ऐसा क्या दिया जाए कि जो उनकी हड्डियां मजबूत हो जाए? देखिए, आपके मदर की एज, अगर आपकी मदर है तो इसका मतलब उनकी एज होगी करीब 65-70 प्लस। 70। आपको सबसे पहले आप बता रहे फ्रैक्चर हुआ था, फ्रैक्चर होने के बाद आदमी की एक्टिविटी लिमिट हो जाती है जो ऑस्टियोपोरोसिस को बढ़ाती है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है हड्डियां का कमजोर होना। अगर हड्डियां कमजोर है तो एक टेस्ट होता है बोन डेंसिटी। आपको स्पाइन की और हिप की बोन डेंसिटी करानी चाहिए। बोन डेंसिटी करा करके अगर वो सीवियर फॉर्म में है, अगर उनको फ्रैक्चर हो गया है गिरने से, तो मैं ये मान के चलूंगा उनकी बोन डेंसिटी काफी ज्यादा है, काफी कम है और वो हाई रिस्क जोन में आते हैं। तो ऐसे मरीजों को बोन डेंसिटी कराने के बाद कैल्शियम, विटामिन डी, फॉस्फेट एंड पीटीएच और लिवर फंक्शन टेस्ट कराने चाहिए। ये देखने के लिए सब ठीक है। अगर उनको लगता है कि ये सारी चीजें नॉर्मल है तो केवल उन्हें कैल्शियम, विटामिन डी और वॉकिंग की जरूरत है। लेकिन अगर ये चीजें कम है तो उसको ऐड करना पड़ेगा। अगर ऑस्टियोपोरोसिस बहुत सीवियर है और पीटीएच लेवल नॉर्मल है तो कुछ हार्मोनल इंजेक्शन आते हैं जिसको बोलते हैं हम पीटीएच के इंजेक्शन बोलते हैं, पैराथायराइड के हार्मोन के इंजेक्शन लगते हैं, वो डेली लगते हैं, उसको लगाना चाहिए। उसको लगा करके आपकी हड्डी रेड जोन यानी हाई रिस्क जोन से मॉडरेट या एज रिलेटेड जोन में जब आ जाएगी, उसके बाद आपको उसको बंद करके, आजकल एक नए इंजेक्शन आए हैं जो हर 6 महीने पर लगते हैं, जो उसको उसी लेवल पे मेंटेन करते हैं। और आपको कुछ भी करिए, आपको वॉकिंग करना, घर के बाहर निकलना, सन का एक्सपोजर होना। अगर 65 प्लस एज है तो कैल्शियम और विटामिन डी का रेगुलर यूज फीमेल्स के लिए मैंडेटरी है। एक कैल्शियम रोज लें और विटामिन डी की मिनिमम डोज कम से कम इनिशियली, जब एक बार डोज विटामिन डी का लेवल नॉर्मल आ जाए तो हर 15 दिन में एक विटामिन डी की डोज लेते रहें। अदरवाइज वो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, सनलाइट का एक्सपोजर नहीं है, लोग ऊपर रहते हैं, चलते नहीं, तो विटामिन डी दोबारा कम आएगा। तो उनको रेगुलर कैल्शियम और विटामिन डी लेते रहना चाहिए। प्लस माइनस बी12 को चेक करा करके बी12 रेगुलर लें या बी12 अल्टरनेट लें। ये मेरा तरीका है करने का। लेकिन आपकी मदर को चलना पड़ेगा और उनका टेस्ट करा करके किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रॉपर ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज लेना चाहिए। ठीक है, आई एम श्योर रोहित जी को उनके आंसर मिल गए होंगे। चांद मोहम्मद हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, मैं उनका सवाल लेना चाहूंगी। हाँ जी नमस्कार। नमस्ते सर, अपना सवाल रखिए। हाँ सर, ऐसा है मेरी उम्र है 74 ईयर्स है और मैं आर्मी से रिटायर हूँ। मेरे घुटने दोनों दर्द करते। मैं नीचे नहीं बैठ सकता लेकिन चल फिर सकता हूँ। हेलो जी सर, 74 इयर्स, रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी। डॉक्टर अजय, आप जवाब दे सकते हैं। उनको घुटनों में बहुत दर्द होता है, चल फिर सकते हैं मैं दे वो? पाऊंगा मैम। चल फिर सकता हूँ लेकिन मैम बैठा 74 नहीं की जाता। एज है, दोनों घुटनों में दर्द है, ऑटोमेटिकली इट इंडिकेट्स दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है ना। जो एज के साथ घुटनों में घिसावट होती है उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, यानी घुटने के अंदर की चिकनाहट और चिकना जो पोर्शन जिसे कार्टिलेज कहते हैं वो घिस गया है। तो एक बार तो इनको इनिशियली हमें एग्जामिन करके एक्सरे करा के देखना पड़ेगा कि इनकी घुटनों की स्थिति क्या है। अगर कुछ भी कार्टिलेज का पार्ट इंटैक्ट है और अच्छा गैप मेंटेन्ड है जॉइंट में, तो फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज और सप्लीमेंट्स में हेल्प है। अदरवाइज कई बार 74 की एज पे घुटने इतने घिस जाते हैं कि घुटने जो हैं टेढ़े हो जाते हैं, यानी कि घुटनों का जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ जाता है, जिसमें पॉसिबल नहीं है कि हम दवा गोली से बहुत मदद कर पाएँ, क्योंकि दर्द की दवाएं तो धीरे धीरे गुर्दों को ख़राब कर देंगी। एक्सरसाइज थोड़ा बहुत मदद करती है, बट फाइनली आंसर इज द टोटल नी रिप्लेसमेंट।
पर उसके लिए क्लिनिकल असेसमेंट जरूरी है। एक बेसलाइन एक्सरे घुटनों का ये कराएं और आसपास किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन या डॉक्टर कृष्णकांत हमारे साथ हैं, उनको एक बार दिखाएं फोर्टिस में, तो आई थिंक सोल्यूशन बड़े आसानी से निकल सकता है इसका। ओके डॉक्टर कौशल, ये भी बताइएगा, क्योंकि देखिए ये मैंने कई लोगों से सुना भी है कि सर्जरी से लोग डरते हैं सर। एक पॉइंट आता है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में डर बना हुआ है, और वो डर मैंने जिनकी सर्जरी हुई है, मैं पर्सनली उन लोगों को जानती हूँ जो कुछ केसेस में सक्सेसफुल नहीं रही है सर। दे आर स्टिल ऑन वॉकर, उनको पैरों में अभी भी दर्द होता है। तो इसका मापदंड क्या है? क्या नी सर्जरी होनी चाहिए? और अगर इस एज ग्रुप के लोग लेट 60s या अर्ली 70s के लोग इस सर्जरी को कराते हैं तो उसका सक्सेस रेट कितना होता है सर? और इस डर को कैसे हटाया जाए कि आपको नी सर्जरी से कुछ दिक्कत हो सकती है, वो सक्सेसफुल नहीं होती है? क्या ये मिथ है या ये रियलिटी है? देखिए, ये रियलिटी है। क्योंकि होता क्या है कि सर्जरी एक दिन का काम है, हम सर्जरी करते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्री सर्जरी काउंसलिंग, पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि सर्जरी करनी कब चाहिए। आप देखिए मेरे हाथ में एक मॉडल है, ये देख रहे हैं, ये नी का मॉडल है। ये जो ब्लू कलर की कार्टिलेज दिख रही है, ये यंग पेशेंट का मॉडल है। इस तरह से होती है जब एज एडवांस होती है। ये टाइम बाय टाइम देखिए ये डैमेज आना शुरू हो गया, आप देख रहे हैं ये डैमेज आना लगा। जब इससे एडवांस होकर के ये दोनों तरफ हो गया ये, और अल्टीमेटली ये डैमेज होकर के ऐसा हो जाता है, खराब रफ सा। तो जब आदमी चलता है तो उसको दर्द होता है, खड़खड़ आवाज आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर ये सिचुएशन आ जाती है, सबसे बड़ी चीज ये कि जो कार्टिलेज है ये रिपेयर नहीं हो सकती। दुनिया में अभी तक कोई ऐसी दवा नहीं बनी है जो इसको रिपेयर कर सके या इसको रीजेनरेट कर सके। एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं पर अभी तक कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो अगर आप अर्ली स्टेज में आते हैं, यानी इस स्टेज में आते हैं, तो आपको एक तो रेगुलर एक्सरसाइज करना है, अपने वेट को कम करना है, और इसके स्पीड को स्लो किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता, स्पीड को स्लो किया जा सकता है। उसके करने के तरीके क्या क्या हैं? वेट रिडक्शन, रेगुलर वॉकिंग, सप्लीमेंट्स, कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं उनको देना, और ज़रूरत पड़े तो आजकल लुब्रिकेंट के इंजेक्शन भी यूज किए जाते हैं, जिसका ठीक ठाक इफेक्ट है। कुछ लोगों को अच्छा फायदा करता है, बहुत कुछ लोगों लोगों के को मन नहीं में फायदा डॉक्टर करता। कौशल लुब्रिकेंट को जी। लेकर भी सवाल था। मेरे पास समय की कमी है, एक आखिरी कॉलर का मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगी। राजीव जी जुड़े हैं दिल्ली से। राजीव जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं। मेरा सवाल ये है अजय सर से, मैं सुबह मॉर्निंग में उठता हूँ तो मेरे बैक में पेन रहता है, और वो दिन के हिसाब से बाद में ठीक हो जाता है। ये डेली मॉर्निंग का मेरा वो हो गया है शेड्यूल। तो इसको मेडिसिन और एक्सरसाइज वगैरह क्या यूज कर सकते हो? राजीव जी, आपकी एज क्या है? 26। डॉक्टर कौशल, वेरी यंग एज। करेंगे यहाँ। हाँ डॉक्टर अजय, वेरी यंग एज, 26, सुबह उठते हैं, उनको दर्द होता है, दिन तक वो अपने आप ठीक हो जाता है। क्या वजह हो सकती है? क्या ऑल्टरनेटिव है? क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? मैम दर्द कहाँ पे है इनको? पीठ में दर्द होता है। ओह मैम देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि मॉर्निंग स्टिफनेस इंडिकेट्स ईदर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, or else in rare cases he may have starting of ankylosing spondylitis. It is a kind of a crippling disorder to start with. Back वो सबसे पहले उसमें होता ही back stiffness है। तो basic idea is this: we have to run some battery of tests initially to rule out ankylosing spondylitis, और अगर वो नेगेटिव है तो या फिर डेफिशिएंसी है तो उसको पूरा करेंगे, और ग्रेजुअली जो है इनकी प्रॉब्लम डायग्नोज होके फिर ट्रीट किया जाएगा। बिकॉज द मोस्ट कॉमन कॉज इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, बी इज डेफिशिएंसी ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी, सी इन रेयर केसेस वी फाइंड द पेशेंट टू बी सफरिंग फ्रॉम एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर अजय। डॉक्टर कौशल, आई एम श्योर कई कॉलर्स हमारे साथ आज जुड़े हैं, उनको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। और मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहती हूँ, जब भी हमारे साथ एक्सपर्ट्स बैठते हैं उनका बेसिक सिस्टम यही कहता है कि आप अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए, आप ज़्यादा हैवी लिफ्ट
अगर एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो आप ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, आप रनिंग कीजिए, आप अपने विटामिन्स का ख्याल रखिए, स्पेशली विटामिन डी, विटामिन B12 का एनुअली चेकअप कराते रहिए, 6 मंथ्स पर ब्लड टेस्ट कराते रहिए। अपनी हेल्थ को लाइटली मत लीजिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे। इसी के साथ हमारे आज के शो में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात हेल्थ से जुड़ी किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे के साथ। देखते रहिए इंडिया टीवी।